चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। आप लोग एसएसटी में भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे, जैसे हम जो आप लोग क्लास 8-7 में पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल सेम ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक या वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक किसी चीज़ को लेके जाना इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। सही है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा, ये मेरे पास है पॉइंट ए, ये मेरे पास है पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से किसी भी चीज़ को उठा के पॉइंट बी तक लेके जाना इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। सही है, ख़त्म। और ये जो सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल यहीं पर है। अच्छा जनाब, अब देखें ट्रांसपोर्टेशन की नीड क्यों है। ये टॉपिक आप लोग का इतना है नहीं, खास नहीं है, क्योंकि आप लोग का जो टॉपिक स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है, वो है 14.3। ये 14.3 है, आप लोगों को देख लीजिएगा। अब टेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि ये ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज़ को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। और यहाँ जो सिस्टम इस्तेमाल होता है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। अब नीड क्यों है। नीड जो है ना, दो तीन चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है नीड ट्रांसपोर्ट की। फॉर एग्जांपल देखें, हम प्लांट की एग्जांपल लेते हैं। किसके प्लांट की एग्जांपल लेते हैं। प्लांट कौन सा प्रोसेस करता है लीव्स के अंदर, हमें पता है। प्लांट्स लीव्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस करता है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, नेसेसरी है। सही है ना, कुछ रॉ मटेरियल है जो कि नेसेसरी जो रॉ मटेरियल है उनको ज़रूरत है प्लांट को। इसी तरह एनिमल क्या करता है। एनिमल आपको पता है कि फॉर एग्जांपल वो एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है। अब एटीपी के लिए भी हमने पढ़ा था सेल्यूलर रिस्पायरेशन के बारे में, जब हमने पढ़ा था एरोबिक रिस्पायरेशन जो हमने पढ़ा है, उसमें हमें पता है प्लांट को एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में वो प्रोसेस कैरी ऑन होगा। इसी तरह प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है, या एनिमल्स के अंदर रिस्पायरेशन है, या प्लांट्स के अंदर भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, यहाँ लिखा हुआ है सेलुलर रिस्पायरेशन या फोटोसिंथेसिस। उनके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उन चीज़ों को फोटोसिंथेसिस के लिए, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, क्लोरोफिल के अंदर। तो क्लोरोफिल में कौन से सेल होते हैं, मीजोफिल सेल्स होता है, हमें पता है। तो इन चीज़ों को क्लोरोफिल तक पहुंचाना, और इन द केस ऑफ रिस्पायरेशन इन रॉ मटेरियल्स को कहां तक लेकर आना, माइटोकॉन्ड्रिया तक लेकर आना। इसीलिए हमें नीड है ट्रांसपोर्टेशन की। समझ में आया क्या बात कर रहा हूं मैं, दोबारा बताता हूं। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन इज द कैरिंग ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सही है ना, ए से बी तक किसी भी चीज को लेके जाना इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब हमने बात की हमें जरूरत क्यों है, नीड क्यों है। तो यहाँ पर मैंने प्लांट्स की भी एग्जाम्पल ली और एनिमल्स की एग्जाम्पल भी ली। प्लांट्स के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एनिमल के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी रॉ मटेरियल्स है वो, और इसी तरह रिस्पायरेशन के लिए जो नेसेसरी रॉ मटेरियल्स है वो, उनको स्पेसिफिक पॉइंट पे लेके जाना जहां पर उनकी जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है, क्लोरोफिल के अंदर होती है। तो उन रॉ मटेरियल को क्लोरोफिल तक लेके जाना इन केस ऑफ प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, और उन रॉ मटेरियल्स को जो कि रिस्पायरेशन के लिए जरूरत होती है, जैसे ग्लूकोज की जरूरत होती है और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उन मॉलिक्यूल्स को माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाना इन केस ऑफ रिस्पायरेशन, इन केस ऑफ एनिमल्स इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है इतनी सी बात। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया, होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ तक लेके जाना, रॉ मटेरियल्स को जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत है, जिस प्रोसेस को, जो प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको देखते हुए उन चीज़ों को उनके रिस्पेक्टिव जगह पर लेके जाना जहाँ पर वो प्रोसेस हो रहा है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। बहुत आसान है, सही है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर ऐसा कोई सवाल है तो आप लोग लिख सकते हैं। ये तो हमने बताया एक फंक्शन, कि भाई एक फंक्शन है और रॉ मटेरियल को लेके जाना। इसी तरह दूसरा प्रोसेस, अब देखें जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था, जैसे रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इन प्रोसेस के अंदर जो हम चीज़ बनाना चाहते हैं उस चीज़ के अलावा हमारे पास एक और चीज़ भी बन रही होती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल हम ले लेते हैं। सही है, हमने बात की कार्बन डाइऑक्साइड होता है फोटोसिंथेसिस में, वाटर होता है हमारे पास। फिर जब ये लाइट की मौजूदगी में
क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये प्रोसेस हो रहा है, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये प्रोसेस हो रहा होता है, और क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होता है। इसको उलट कर लो तो हमारे पास क्या हो जाता है, रिस्पायरेशन आ जाता है। सही है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस का मकसद क्या है, इस चीज को प्रोड्यूस करना, किसको, ग्लूकोज को या किसी भी कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करना, ये ग्लूकोज का मेन पर्पस है। ये जो ऑक्सीजन है ये मेरे पास वेस्ट मटेरियल है। क्या है, वेस्ट मटेरियल। इन केस ऑफ दिस, क्या इसको आप कह सकते हो कि ये हमारे पास एक इजाफी मटेरियल है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट इसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं इन रिस्पायरेशन, या प्लांट उसको जो ना रिलीज कर देते हैं इन्वायरमेंट में, फिर उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस चीज को इस वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से निकालने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये लिखा हुआ है कि एट द सेम टाइम ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि जब इस प्रोसेस को मैं उलट करूंगा, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा, तो वहां पर हमारे पास वाटर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मेरे पास एनर्जी आ जाती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है ये वेस्ट मटेरियल बन जाता है वहां पर, क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है रिस्पायरेशन के अंदर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर निकालने के लिए भी मुझे किस जरूरत पड़ेगी, और एनिमल केसेस के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड की। तो इनको बॉडी से निकालने के लिए भी मुझे की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास नीड है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह, रॉ मटेरियल को उसका रिस्पेक्टिव तरफ लेके जाना, ताकि वहां पर वो प्रोसेस कैरी ऑन हो सके, और उस कैरी ऑन प्रोसेस के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, ताकि क्योंकि हमें पता है कोई चीज़ रॉ मटेरियल जो होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, जब वो बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो हमारे पास वो नुकसानदेह होता है, बॉडी के अंदर वो नुकसानदेह हो जाता है। तो इसलिए उसको बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। आई होप की चीज़ आप लोग को समझ में आई होगी, बहुत आसान है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को दोबारा भी समझ में आ जाएगा। सही है। ये हो गया हमारे पास कि ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन है और उसकी जरूरत क्यों है। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं आज, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। अब देखें मटेरियल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर कितनी किस्म के मटेरियल ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब आपको पता है प्लांट्स के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस का। क्लियर है। तो देखो प्लांट्स आर कॉन्टेक्ट विद बोथ सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं वो दोनों चीज़ से कॉन्टेक्ट में होता है। इसके जो लीव्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कॉन्टेक्ट में होते हैं, और जो रूट्स होते हैं वो सॉइल से कॉन्टेक्ट में हो रहे होते हैं। वेरियस मटेरियल्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड सॉइल आर ट्रांसपोर्टेटेड इन एंड आउट ऑफ प्लांट बॉडी। सही है। हमें पता है जिससे एटमॉस्फेयर से क्या चीज़ आ रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है। जब आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो जो लीफ होता है उसके अंदर स्टोमेटा होता है, ये हमने बात की थी चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी। वो स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह सॉइल से वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और जब इन दोनों को कंबाइन करता है तो आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सही है। तो ये इसी तरह इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इसी तरह बाहर निकल जाता है। जैसे एटमॉस्फेयर को फिर ऑक्सीजन देता है स्टोमेटा के जरिए, वो ऑक्सीजन जो हमारे पास वहाँ पर बनता है वो उसी स्टोमेटा के जरिए वो बाहर निकाल लेता है। क्लियर है। एट द सेम टाइम सर्टेन मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट। इसी तरह कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि प्लांट के अंदर ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एक तो हमने ये बात की कि भाई बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास प्लांट है, मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ, ये मेरे पास एक प्लांट है ए, ये मेरे पास प्लांट है। सही है। ये मेरे पास एटमॉस्फेयर है। क्या है, एटमॉस्फेयर है। दोबारा खराब हो गया। ये मेरे पास एटमॉस्फेयर है, ये मेरे पास प्लांट ए है। क्लियर है। अब इस एटमॉस्फेयर से कुछ मटेरियल को प्लांट के अंदर लेके जाते हैं और कुछ मटेरियल को प्लांट के अंदर से बाहर लेकर आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अंदर प्लांट के अंदर ही आपस में एक्सचेंज हो रहा होता है। सही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ए में मेरे पास 1 है, 2 है, 3, 4, 5 है, 5 इस तरह मेरे पास अलग अलग पॉइंट है। तो 1 से लेकर 4 तक, 4 से लेकर 1 तक, 2 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 1 तक, इस तरह कुछ मटेरियल होता है जो कि प्लांट के अंदर ही एक्सचेंज हो रहा होता है। मैं भी एग्जांपल बताता हूँ आप लोग की कौन सी चीज़ है। सही है। तो उसके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर है। आप लोग को पता है जब ऑक्सीजन जाती है तो वो अभी मैंने रिस्पायरेशन पढ़ाया लास्ट टाइम, तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस आप लोग को याद होगा, तो मैं उसी से एग्जांपल लेता हूँ। देखें रिस्पायरेशन हम करते हैं, हम रिस्पायर करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, लंग्स के पास आती है। फिर लंग्स सिर्फ मेन पर्पस नहीं है लंग्स तक लेके जाना, लंग्स से फिर उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाना, सेल के अंदर लेके जाना, माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाना, ताकि वहां पर रिस्पायरेशन का प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सके। उसके लिए जरूरत होती है असल में ऑक्सीजन की। तो देखें एटमॉस्फेयर में मौजूद था ऑक्सीजन, वो लंग्स के अंदर चला गया, एल्वेलाई के अंदर चला गया, एयर सैक के अंदर चला गया। ये हो गया एक्सटर्नल से इंटरनल तक, ये तो एक चीज हो गई।
फिर दूसरी चीज क्या होगी कि अंदर मूव करवाना, सही है ना, अंदर आप जो हमारे पास एल्व्यूलाई है उससे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना, फिर ब्लड को लेके जाकर किसी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना, ये सारे प्रोसेस भी तो हो रहे होते हैं ना। इसी तरह प्लांट के अंदर भी प्रोसेस हो रहे होते हैं कुछ, सही है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर ऑन 3 लेवल, 3 लेवल पर होती है। इस तरह की ट्रांसपोर्ट जो प्लांट के अंदर होती है वो 3 लेवल पर होती है। फॉर नंबर 1 वाटर, गैसेस एंड सॉल्यूट्स मूव इन एंड आउट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये अभी जो हमने बात की नंबर 1 वो यही होता है कि जैसे वाटर है, कुछ गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, कुछ सोल्यूट्स होते हैं इस तरह मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह जितने भी सोल्यूट्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है प्लांट के, इससे इन अंदर आते हैं और आउट बाहर जाते हैं। ये तो पहले हो गए। दूसरे नंबर पे क्या है, लोडिंग ऑफ फूड फ्रॉम फोटोसिंथेटिक सेल्स इनटू सीव ट्यूब्स, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ये नंबर 2 है। और नंबर 3 क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर विद डिसॉल्व्ड मिनरल्स एंड फूड अलोंग द होल प्लांट। ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ अभी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें। अच्छा, आप लोग अगर पेज नंबर मैं आप लोग अभी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, पेज नंबर एसेंट ऑफ शेप जहाँ लिखा हुआ है ना, पेज नंबर, ये कहाँ पर हो सकता है, एक मिनट, एसेंट ऑफ शेप नहीं, आप लोग खोल सकते हैं, आई होप कि मिल जाए। हाँ, पेज नंबर 344 आप लोग खोल सकते हैं, पेज नंबर 344, जो कि पढ़ाना नहीं है मुझे, सिर्फ समझा रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग को पता चल जाएगा ये जो लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस है ना, ये कैसे होता है। अब देखें, यहाँ पर मेरे पास एक सेल है जो कि है फोटोसिंथेटिक सेल। क्या सेल है, फोटोसिंथेटिक सेल है। अब आपको पता है फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर क्या बन गया, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ग्लूकोज मतलब सक्रोज, चलो सक्रोज बन गया या ग्लूकोज बन गया, आप किसी भी एग्जांपल ले लें, सक्रोज, ग्लूकोज, किसी भी चीज़ के, जब ग्लूकोज आपस में मिलता है सक्रोज ही बनाते हैं, सही है। अब देखें, हमने एक ट्रांसपोर्ट के बारे में तो पढ़ लिया कि वो सेल से इन एंड आउट। अब ये दूसरे ट्रांसपोर्ट है, ये क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, यहाँ पर फोटोसिंथेटिक सेल ने सक्रोज बना लिया, लेकिन अब इस सक्रोज को एक तो ये प्लांट खुद इस्तेमाल कर लेगा यहाँ पर, सही है ना, इसकी जरूरत थी प्लांट के, प्लांट ने इस्तेमाल कर लिया, सही है। लेकिन एक क्या होता है, यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल से ये आता है, यहाँ पर एक और सेल होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं, फ्लोएम। ये जो भी ये जो बना रहे ना, ऐसा नहीं बनाओ, ये जो भी ये काम कर रहे हैं ना, ये जो वाइट येलो येलो बना रहे हैं, ऐसा हरकतें नहीं क्या करो क्लास के अंदर। बी मेच्योर, आप लोग मेच्योर हो जाओ। अब आप फर्स्ट ईयर में आ गए, यार कहते नहीं क्या करें, आपने बीच में ग्रीन बना दिया है, येलो येलो बना दिया है, पता नहीं क्यों, तो ये हरकतें नहीं किया करो प्लीज़। अच्छा जनाब, देखें, सक्रोज बना लिया प्लांट ने। अब प्लांट क्या करेगा, ये आपके पास फ्लोएम है, क्या है, फ्लोएम है। फ्लोएम आपको आपको पता है फ्लोएम क्या करता है, फूड को कंडक्ट करवा रहा होता है, सही है ना, फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है या मिनरल्स को लेके जाता है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल रूट्स होते हैं ना, रूट्स, तो रूट्स क्या करता है, एटमॉस्फेयर से या सॉइल से किसको लेता है, मिनरल्स वगैरह को लेता है, जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, फिर उसको फ्लोएम में छोड़ता है, और फ्लोएम उसको लेके जाके 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 इस फोटोसिंथेटिक सेल तक लेकर आता है। इसी तरह इनवर्स प्रोसेस होता है। ये जो सक्रोज बन गया, अब एक तो इसी सेल में कुछ इस्तेमाल हो जाएगा, बाकी फॉर एग्जांपल प्लांट की इस सेल को भी जरूरत है, प्लांट की इस सेल को भी जरूरत है, प्लांट की इस सेल को भी जरूरत है, प्लांट की इस सेल को भी जरूरत है। इसी तरह बहुत सारे सेल्स होते हैं प्लांट के जहाँ पर इस सक्रोज को जरूरत है। तो अब इन सेल्स तक लेकर आने के लिए क्या करेगा, ये सक्रोज इस सेल से निकालकर इस सेल में आएगा, इस सेल से निकालकर इस सेल में आएगा, इस सेल से निकाल के कहाँ पर आएगा, ये आपके पास आएगा फ्लोएम के अंदर। फिर फ्लोएम के अंदर ये बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट होगा जो कि उसको लेकर आएगा और इस सेल में भेज देगा, फिर इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में जाएगा, और आखिरकार ये जो सेल था यहाँ तक आ गया। तो ये जो हमने बात की सक्रोज को फ्लोएम तक लेकर आना, ये आपके पास शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। क्या है ये आपके पास, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये जो सेकंड नंबर वाला था वो ये वाला है, क्यों, क्योंकि ये फ्लोएम में अपलोड हो रहा है, ये जो सक्रोज है ये फ्लोएम के अंदर अपलोड हो रहा है, फ्लोएम के अंदर जा रहा है। जब आप पढ़ेंगे वहां पर तो लोडिंग ऑफ फूड, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें, ये देखिए लिखा हुआ है, लोडिंग ऑफ फूड फ्रॉम फोटोसिंथेटिक सेल्स इनटू सीव ट्यूब, सही है ना। तो यही हुआ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हुआ, सही है ना। तो ये हमने लोड करवा दिया फूड,
ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर फूड बन गया और फिर उसको हमने लोड करवा दिया फ्लोएम के अंदर, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं हम? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसी तरह ये जो आपके पास प्लांट के अंदर ये जो हमने कहा मिनरल्स वगैरह जा रहे हैं, या इसी तरह आपके पास एक और बड़ा सा सेल होता है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं हम इसको? जाइलम। ये दोनों कंडक्टिंग सेल होते हैं। जाइलम क्या करता है? वाटर को कंडक्ट करवा रहा होता है। वाटर आ गया सॉइल से, वाटर गया जाइलम के अंदर, जाइलम से पूरा जाके ऊपर तक जाएगा, जहाँ लीफ तक जाएगा, और लीफ से फिर वो कहाँ जाएगा? फोटोसिंथेटिक सेल तक जाएगा। तो ये जो रूट से वहां तक जाना, ये क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस है। क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस है। तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ये छोटे एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल। और ये जो आपके पास बहुत अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन वाला भी है, सही है ना? ये सेल, अगर एक सेल से दूसरे सेल तो ये सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये जो अपलोडिंग है ये पूरा का पूरा ये कहलाता है शॉर्ट डिस्टेंस, और एक सेल से दूसरा सेल ये कहलाता है सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, और ऊपर से लेकर नीचे तक आना ये कहलाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 3 किस्म के ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, सही है? तो यहाँ ये तीनों किस्म लिखी हुई है। नंबर 1 क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करवाना, ये तो बहुत आसान है। नंबर 2 क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करवाना, सही है। और नंबर 3 क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करवाना। तो ये 3 किस्म के ट्रांसपोर्ट है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, सही है। अब हम बात करते हैं अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सही है। अब आपके पास अपटेक किस तरह होता है, अब उसको ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है, सही है ना। तो हमारे पास अब कुछ प्रोसेस है यहाँ पर। ये प्रोसेस आप लोग एक मरतबा नहीं बहुत मरतबा पढ़ चुके हैं। आप लोग डिफ्यूजन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी तरह फिर आप लोग, अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो आप लोग फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ चुके होंगे, आप लोग ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ चुके होंगे, इसी तरह आप लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ चुके होंगे, और आप लोग इम्बाइबिशन के बारे में नहीं पढ़ चुके होंगे, ये तो मुझे कन्फर्म है। तो ये 5 प्रोसेस है जो कि अभी हमने पढ़ने। तो मैं आप लोग को जल्दी से ये 5 प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करवाता हूँ। बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अच्छा जनाब, देखें यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसकी ट्रांसपोर्ट की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की बात हमने कर ली, एक चीज़ को दूसरी जगह तक लेके जाना। ये जो मैं बना रहा हूँ इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बना रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट हमारे पास 2 किस्म का होता है। कितने किस्म का होता है? 2। एक कहलाता है पैसिव, एक कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाता है? एक कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 2 किस्म के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। नंबर 1 इज पैसिव, नंबर 2 इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले इन दोनों के बारे में डिफरेंस जान लेते हैं कि इन दोनों का क्या मतलब है। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, सही है ना। अच्छा देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से किसी भी चीज़ का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहला डिफरेंस ये हो गया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। और इसी का बरक्स क्या होता है? इसी का बरक्स होता है आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब लोअर कंसंट्रेशन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। ये डिफरेंस हो गया पहला। पैसिव में हायर से लोअर और एक्टिव में लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। दूसरा एग्जांपल है कि पैसिव में कभी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, तो नो नीड ऑफ एनर्जी, देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो हम लिख देते हैं नो नीड ऑफ एनर्जी इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव में आपके पास नीड ऑफ एनर्जी होती है। आपको एनर्जी चाहिए होती है कौन से फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। हाँ सॉरी सीरत, मैंने माइक उतार लिया था 1 मिनट के लिए, तो इसलिए कट के आ रही होगी। अब सही आ रही होगी, सही है। अच्छा जनाब, क्या बात हमने की कि ट्रांसपोर्ट 2 किस्म का होता है। नंबर 1 इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें कंसंट्रेशन हाई, जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। एंड व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई भी चीज़ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है कोई भी चीज़, और उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की ज़रूरत
नहीं पड़ती। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा जनाब, इसको आप कह सकते हो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सही है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कंटेनर है, कितने कंटेनर है? दो। एक कंटेनर मेरे पास ए है, एक कंटेनर मेरे पास बी है। ए में मेरे पास 100 मोलिक्यूल है और बी में मेरे पास 50 मोलिक्यूल है। तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। सही है ना। ए टू बी मेरे पास क्या हो गया? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। तो अगर आप मोलिक्यूल ए से बी जाएंगे तो मैं कहूंगा टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर कोई मोलिक्यूल बी से ए जा रहा है तो ये अगेंस्ट है, तो ये वाला एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हायर से लोअर और लोअर से हायर कंसंट्रेशन, वही चीज होगी। सही है। अब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास कितनी किस्म होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में फिर हम मजीद डिवाइड करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट को दो हिस्सों में। एक हमारे पास कहलाता है डिफ्यूजन, एक हमारे पास कहलाता है ये मैं यहीं पर डिवाइड कर लेता हूँ। एक हमारे पास कहलाता है डिफ्यूजन और एक हमारे पास कहलाता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम मजीद डिवाइड नहीं करते। सही। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके पास यहाँ खत्म हो गया, आपको पता चल गया कि भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जरूरत होती है, लोअर से हायर की तरफ जाती है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सही है। तो ये उन मोलिक्यूल में ज्यादा होता है जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाया जाता है। जब आप पढ़ोगे अपना पैराग्राफ जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है तो ये आपको पता चलेगा उन मोलिक्यूल उन सेल्स में ज्यादा होता है जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, एटीपी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो वहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है। अब बात करते हैं हम इन दोनों चीजों की, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। फिर हम डिफ्यूजन को मजीद डिवाइड करते हैं दो हिस्से में। एक हमारे पास कहलाता है सिंपल डिफ्यूजन और एक हमारे पास कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या कहलाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास ऑस्मोसिस में कोई मजीद टाइप्स नहीं होती। ऑस्मोसिस सिंपल सा ऑस्मोसिस। अच्छा मैं आप सुने यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जैसे है तो वो कहते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, या ऑस्मोसिस है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों टाइप है पैसिव की। तो आप लोग को डेफिनेशन यहीं से पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन में क्या होगा? हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी चीज़ का जाना होगा। ऑस्मोसिस में क्या होगा? हायर से लोअर की तरफ जाना होगा। डिफ्यूजन में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑस्मोसिस में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह डिफ्यूजन में टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल जाएंगे, ऑस्मोसिस में टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल जाएंगे। इसी तरह सिंपल में भी सेम चीज़ें होगी। सही है ना। अच्छा, लेकिन सिंपल फैसिलिटेटेड में भी सेम चीज़ होगी। लेकिन अब बात करते हैं थोड़े से डिफरेंस के बारे में कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप मुझसे पूछे कि सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन आप ये बताएं कि सबसे पहले बात डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखें, हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। सबसे पहले डिफ्यूजन हमारे पास दो किस्म की, एक हमारे पास सिंपल है, एक हमारे पास फैसिलिटेटेड है। सही है। अच्छा जनाब, एक हमारे पास सिंपल, एक हमारे पास फैसिलिटेटेड है। आप लोगों ने डिफ्यूजन केमिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 1 या 2 में, मेरे ख्याल में 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफ्यूजन। आप लोगों ने वो इंक ऑफ ड्रॉप ऑफ इंक पढ़ा होगा कि जब ड्रॉप ऑफ इंक आप पानी के अंदर डालते हैं तो कैसे फैल जाता है। इसी तरह आप लोगों ने खुशबू के बारे में पढ़ा होगा, जो स्प्रे होता है ना। आप कहते हो जब आप रूम के किसी एक कोने में स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर उसकी कंसनट्रेशन क्या हो जाती है? उन मोलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं? वहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। वहाँ जाके उस कंसंट्रेशन को क्या कर रहा होता है? बैलेंस कर रहा होता है। सही है। अच्छा जनाब, अब देखें सिंपल में क्या होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ये फॉर एग्जांपल मेरे पास मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से किसी भी चीज़ का, ये मेम्ब्रेन है, ये सेल ए है, ये सेल बी है। अब इस ए से बी की तरफ जाना किसी भी मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट, एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। सही है। सिंपल डिफ्यूजन हो रही है, मुझे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है और मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? एक जगह से दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो इसको मैं कहूँगा सिंपल डिफ्यूजन। क्या कहूँगा? सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि मॉलिक्यूल जा रहे हैं आसान तरीके से, एक जगह से दूसरी तरफ जा रहे हैं, किसी भी चीज़ की मुझे बीच में ज़रूरत नहीं पड़ रही। एक मेम्ब्रेन है, एक तरफ मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है, दूसरी तरफ मॉलिक्यूल की तादाद कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जा रहा है। ये तो बहुत आसान है। सही है। इसके एग्जाम्पल हम क्या क्या ले सकते हैं कि भाई कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मैं आप लोग को आपके बुक के अंदर दिखाया था ताकि आप लोग को आसान हो जाए।
यहाँ लिखा हुआ है, ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन है, ये सिंपल डिफ्यूजन की यहाँ से यहाँ तक। दिस मूवमेंट ऑफ आयंस और मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन। एग्जाम्पल आप यहाँ से ले सकते हो। एग्जाम्पल में आपके पास स्मॉल नॉन पोलर मोलिक्यूल्स जैसे गैसेज है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और जितने भी फेट सोल्यूबल मोलिक्यूल्स होते हैं वो मूव फ्रीली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, आराम से मूव कर जाते हैं, सही है, इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि आपको उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करवाती है, सही है। जैसे हमारे पास ग्लूकोज, अच्छा ये जो सिंपल डिफ्यूजन होते हैं ना, इनमें वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि लिपिड इन नेचर होते हैं। तो आपको पता है जो आपके पास लिपिड जो मेम्ब्रेन होती है सेल की, मैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ाया था कि वो लिपिड बाइलेयर होती है। क्या होती है? लिपिड से बनी हुई होती है। तो बहुत आसान होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह किसी भी लिपिड के मॉलिक्यूल को लेके जाना। जैसे आप लोगों को पता है अगर किसी भी जगह पर अगर गार्ड जो खड़ा हुआ है, अगर वो गार्ड आपका पहचान वाला है, आपको आराम से जाने दे सकता है। लेकिन अगर आप कोई गार्ड आपका पहचानने वाला नहीं है, किसी जगह आप जा रहे हो वहां पर आपकी जान पहचान नहीं है, तो आप किसी की फिर हेल्प लेते हो, ऐसे बंदे की जो कि वहां पर जान पहचान रखते हो। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ मॉलिक्यूल है जैसे वो नॉन आपके पास नॉन लिपिड मॉलिक्यूल है जो कि लिपिड मॉलिक्यूल नहीं है, वो क्या करते हैं, वो उनको ए से बी जाना है, उनको ए से बी जाना है। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल थे वो लिपिड के थे, वो तो आराम से लिपिड ने उसको क्या कर दिया, जाने दे दिया कि भाई वो लिपिड के बरादरी का था, तो लिपिड ने उसको जाने दे दिया, तो वो सिंपल हो गई। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिपिड नहीं है, तो उसको यहाँ से यहाँ जाना है, सही है, वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। तो उसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए ये लिपिड मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं करती, ये लिपिड मेम्ब्रेन है जो कि इसको अलाउ नहीं कर रही। लेकिन आप लोगों को पता है, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया चैप्टर नंबर 4 के अंदर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ाया था, तो हमने कहा था कि लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है ये डबल लिपिड मेम्ब्रेन होती है। इस तरह का कुछ सिस्टम होता है जब आप लोग लिपिड बाइलेयर इस तरह होती है ना, चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ी होगी। इस तरह यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सही है। तो ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन हो गई, ये दो मेम्ब्रेन हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। अब इसके बीच में कुछ दो किस्म की प्रोटीन होते हैं जिसका हमने बात की थी। एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे तक आते हैं, एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि बीच में खत्म हो जाते हैं। ये कहलाते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये कहलाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कहलाता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये आप लोगों को याद होगा, एंड आई होप कि याद हो आप लोगों को, क्योंकि ये चीज मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला, ये आप लोगों को उस वक्त मैंने बताया था, सही है। दो किस्म के प्रोटीन होते हैं हमारे पास, एक वो होते हैं जो कि पूरे इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक वो होते हैं जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहे होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक होते हैं जो कि बीच में खत्म हो जाते हैं। तो दो किस्म की प्रोटीन होती है हमारे पास, एक इंट्रिंसिक होती है, एक एक्सट्रिंसिक होती है। फिर इंट्रिंसिक भी मजीद हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक कहलाती है चैनल प्रोटीन, एक कहलाती है कैरियर प्रोटीन, सही है। ये दोनों हेल्प करती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। किसमें? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर। अगर मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा सकूं, एक मिनट, यहाँ पर ये देखें, ये था सिंपल डिफ्यूजन का, जिसमें ये मेम्ब्रेन है, ये बीच में सेल मेम्ब्रेन की पूरी थिकनेस है, और ये समझ लो ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। सब्सटेंस है वो यहाँ से निकल के इधर आ रहा है, ये सबस्ट्रेट है, सही है, जो कि अंदर जाना है इसको। तो यहाँ से गया, मेम्ब्रेन ने इसको क्रॉस करवाया, यहाँ आया, यहाँ से क्रॉस करवा के यहाँ पर आ गया, सही है। अब हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। हमने कहा इसमें दो किस्म की प्रोटीन होती है, एक कहलाती है चैनल प्रोटीन, एक कहलाती है कैरियर प्रोटीन। ये दो किस्म की प्रोटीन होती है जो कि हेल्प करती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर। किस में हेल्प करती है? ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, दोनों के दोनों, सही है। अब ये सबस्ट्रेट है, इसको जाना है यहाँ पर, कहाँ जाना है इसको? आउटसाइड से, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है सेल का, इसको सेल के इनसाइड जाना है। अब ये यहाँ से तो अंदर गया, देखो यहाँ से अंदर गया, लेकिन इसको यहाँ लाने के लिए इसको एक किसकी जरूरत है? पी की जरूरत है, परमिएज। ये आपके पास एक प्रोटीन है, एंजाइम है, सही, आप यूँ समझ लें एंजाइम है, प्रोटीन है आपके पास। इसको इसने क्या किया, ये सबस्ट्रेट के साथ आके मिला, यहाँ पर एसपी बना लिया। फिर ये आगे दूसरी मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पर, वहां पर उसने जो एस है, जो सबस्ट्रेट है, उसको अंदर की तरफ छोड़ दिया और खुद दोबारा वापस चला गया ताकि किसी और मॉलिक्यूल को लेकर आए। तो ये कहलाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या कहलाती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, याद रखना। ये यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, एक प्रोटीन की जरूरत होती है
जो कि आपको हेल्प करवा सके, जो कि आपको क्या करवा सके, हेल्प करवा सके एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल करवाने में। सही है। फिर हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वो आपको मैं बताया कि एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी आएगी तो वो मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर भी ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में लिखा हुआ है। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आप ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। कैरियर प्रोटीन्स बीइंग हाईली सेलेक्टिव लाइक एंजाइम कंबाइंड विद सर्टेन मॉलिक्यूल्स और आयन ट्रांसपोर्ट देम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कुछ हमारे पास कैरियर जो प्रोटीन है जैसे एंजाइम्स वगैरह, जहाँ भी हमने बात की परमिएस की, वो आपके पास मॉलिक्यूल और आयंस को ट्रांसपोर्ट करवाती है। सही है। ये कहती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो भी हमने बात की। सही है। और ये डिफ्यूजन चाहे सिंपल हो या फैसिलिटेटेड हो, ये दोनों क्या कहलाती है, पैसिव डिफ्यूजन कहलाती है, जो कि हमने आपको शुरू में बता दिया था। और इनमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, नो इनपुट और नो नीड ऑफ एनर्जी। सही है। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक ये जो पैराग्राफ है बीच में, ये वाला पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये समझ ले आपके पास कि कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो कि डिफ्यूजन को बढ़ा सकती है या कम करवा सकती है। तो देखिए, एक आपके पास है डिफ्यूजन डिपेंड करता है साइज के ऊपर, एक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर। अगर स्मॉल मॉलिक्यूल होगा तो जो डिफ्यूजन होगी वो फास्टर होगी। क्या होगी? फास्टर होगी। और वाइस वर्सा होगा, अगर मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो डिफ्यूजन कम होगी। तो अगर फैक्टर्स आ जाए तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। सही है ना। बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो डिफ्यूजन स्लो होगी, अगर छोटा मॉलिक्यूल होगा तो डिफ्यूजन फास्ट होगी। सही है। इसी तरह रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना वो हाई हो जाता है, तेज हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल की क्या बढ़ जाती है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसके ऊपर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो तेज हो जाती है। अदर फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। वो क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा हो तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी, अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो तो डिफ्यूजन कम होगी। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। इसी तरह ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। यहाँ पर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मेरे पास 5 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है। अब देखें, दोनों जगह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है। हायर से लोअर ये रहा, हायर से लोअर ये रहा, इसी तरह हायर से लोअर ये रहा, हायर से लोअर ये रहा। दोनों तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 मॉलिक्यूल का, और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है। तो इसका जो प्रोसेस होगा वो तेज होगा, इसका जो स्पीड होगी वो तेज होगी बनिस्बतन इसके। तो इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सही है। इट इज द डिफरेंस इन, अच्छा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की यहाँ पर डिफरेंस लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल बिटवीन टू रीजन्स। अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। सही है। फिर हमारे पास और एक एग्जाम्पल, एक और आपके पास जो फैक्टर है वो ये है कि ग्रेटर द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन एंड शॉर्टर द डिस्टेंस बिटवीन टू रीजन, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखिए, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो और डिस्टेंस शॉर्ट हो, क्या हो? डिस्टेंस कम हो, तो आपके पास जो डिफ्यूजन होगा वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल को ए पॉइंट से बी मॉलिक्यूल के बी पॉइंट की तरफ आना है, इसी तरह इस ए को बी की तरफ आना है। तो देखो दोनों के दरमियान डिफरेंस देखो, यहाँ पर उसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? कम है। तो यहाँ जाहिर सी बात है डिफ्यूजन क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ डिफ्यूजन क्या होगी? कम होगी, क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जब तक बी पे पहुंचेगा तब तक यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो भी चुके होंगे। तो ये एक और चीज आ गई जो कि डिफाइन कर रही होती है। सही है। अच्छा जनाब, तो ये बता दिया मैंने आपको। इसके बाद हमारे पास है ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन से अलग कैसे करते हैं। तो जब भी आप ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो याद रखना, अभी वहाँ पर हमने बात की, हमने मॉलिक्यूल की बात की, चाहे वाटर मॉलिक्यूल हो, वाटर मॉलिक्यूल नहीं, क्या किसी भी मॉलिक्यूल को, कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज की हमने बात की या आयंस की बात की। लेकिन यहाँ पर जब भी आप ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो आप बात करेंगे स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल की। सबसे पहला डिफरेंस ये रहा, आप किसकी बात करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल की। जब भी आप वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे आप बात करेंगे ऑस्मोसिस की। सही है। और दूसरा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी भी चीज का मूव होना, किसी भी चीज का, कौन सी चीज का? वाटर मॉलिक्यूल का। सही है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वही चीज दोबारा आ गई, तो ये कहलाता है ऑस्मोसिस। सही है। अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास 2 कंटेनर है, यू शेप कंटेनर लिया हुआ है, इसके बीच में ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? पीएम है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर भी कुछ वाटर है, कुछ सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स है और साथ में कुछ वाटर है।
अब आप लोगों से पहला सवाल मेरा ये है कि आप बताएं यहाँ पर वाटर ज्यादा है या यहाँ पर वाटर ज्यादा है, जल्दी से बताएं। याद रखना यहाँ वाटर प्लस सोल्यूट है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर है। तो आप लोगों से मेरा सवाल सिंपल, दोनों का लेवल एक जैसा है, देखे देखे दोनों का लेवल बिल्कुल एक जैसा है, सेम लेवल है। लेकिन आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि कंटेनर ए में वाटर ज्यादा है या कंटेनर बी में वाटर ज्यादा है, जल्दी से। सिंपल सा सवाल है मेरा कि कंटेनर ए में वाटर ज्यादा है या कंटेनर बी में वाटर ज्यादा है। पुंजला कह रही है ए में, अरीबा ए, आसिया उरूज ए में वाटर ज्यादा है। अभी मैं बताता हूँ क्यों, देखें आप लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड। ये जो बी है ना, इसके अंदर मेरे पास वाटर के मोलिक्यूल कम है, लेकिन यहाँ पर जब मैंने सोल्यूट डाला, तो आपको पता है जब भी किसी चीज के अंदर सोल्यूट डालते हैं, आपने वो कौवे की कहानी सुनी होगी, पानी बहुत कम होता है तो वो क्या कहता है, पत्थर डालते हैं, छोटे छोटे कंकड़े डालते हैं ताकि पानी ऊपर आ जाए। तो बिल्कुल यही काम यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर समझ लो वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर यहाँ यूं थी, यहाँ तक थी, कम थी, लेकिन जब मैंने इसके अंदर सोल्यूट डाला, ये जो आपको मोलिक्यूल नजर आ रहा है ये सारे सोल्यूट है, तो यहाँ पर जब मैंने सोल्यूट डाला तो यहाँ पर वाटर के मोलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया, सही है ना, वो उसका लेवल बढ़ गया, वाटर की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा, लेवल बढ़ गया। तो अब ए से बी की तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, सही है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ए से बी की तरफ पानी जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये बात का रिजल्ट है ऑस्मोसिस होने के बाद, यहाँ पर लेवल अब आप चेक करें, यहाँ पर लेवल इतना बढ़ गया और इसका लेवल यहाँ से इतना कम हो गया, यहाँ पर पहले था, यहाँ से कम होकर यहाँ पर आ गया, क्योंकि जो वाटर का जो मोलिक्यूल थे वो यहाँ पर कम थे इस साइड पर और इस साइड पर ज्यादा थे। तो अब यहाँ से आके यहाँ पर, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम बराबर हो गया। जब इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा तो फिर वाटर मोलिक्यूल मूव करना कम कर देंगे। अब आप पूछ सकते हैं सर कि यहाँ पर ये सॉल्यूट मूव क्यों नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, और ऑस्मोसिस में मैंने कहा था हम बात करते हैं वाटर मोलिक्यूल की, हम किसी भी सॉल्यूट की बात नहीं करते हैं। तो ये आपके पास हो गया वाटर का ऑस्मोसिस के बारे में, सही है। फिर हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम पहले बात कर चुके हैं, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, और उसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, लेकिन आपके पास एनर्जी जरूरत होती है, क्या होती है, एटीपी की। अच्छा, ये भी किसी भी प्रोटीन के जरिए होता है, लेकिन आपके पास यहाँ पर एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, सही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा। फिर आपके पास आखिरी है इम्बाइबिशन। क्या है इम्बाइबिशन? इम्बाइबिशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसान है। Absorption of water molecule and swelling of hydrophilic water living substance is known as imbibition। मेरे पास एक सब्सटेंस है, ये वाटर लिविंग है। क्या है? वाटर लिविंग। वाटर लिविंग और वाटर जो हेट होता है उसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ये आपके पास हाइड्रोफिलिक है, वाटर लिविंग मोलिक्यूल है। ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर के मोलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा और ये पूल जाएगा। क्या हो जाएगा? पूल जाएगा। इसको हम कहते हैं इम्बाइबिशन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब करने के बाद उस चीज का पूल जाना, इसको हम कहते हैं इम्बाइबिशन। सिंपल सा प्रोसेस है, सही है। सब्सटेंस जैसे स्टार्च होता है, गम होता है, प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का मिक्सचर, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं। स्टार्च क्या है आपको पता है, ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज का जो बड़ा मॉलिक्यूल है पॉलीसेकेराइड है, सही है। सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड है। प्रोटीन्स है आपके पास, इनमें बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है वाटर के लिए और इसलिए ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। ये क्या करते हैं, और पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, इम्बाइब हो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं, सही, इम्बाइबिशन हो जाती है इसके अंदर। जो सीड होता है आप लोग को पता है, जो सीड हम बोते हैं फिर हम उसको पानी देते रहते हैं, वो सीड क्या होता है, फूल जाता है, सही है ना। और फिर वो यहाँ से और यहाँ से उसके पास से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, नीचे से रूट, ऊपर से शूट, इस तरह, सही है। इसी तरह जो वुडन होता है, फ्रेमवर्क ड्यूरिंग रेनी सीजन, आपके पास जो लकड़ियाँ वगैरह होती है, खासकर जो दरवाजे वगैरह होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं, जब उसके अंदर रेनी सीजन होता है, जब पानी अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है उसके अंदर पानी चला जाए, तो वो जो लकड़ी होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, सही है। तो ये सारा क्या कहलाता है, इम्बाइबिशन का प्रोसेस कहलाता है। तो ये आज की क्लास थी, आई होप कि आप लोग को समझ में आई होगी। लंबी क्लास थी बट समझाना ज़रूरी था।